दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में मर्दों का दबदबा है। हालांकि कॉर्पोरेट और बिजनेस वर्ल्ड के ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। इन सब की बात आज कवर स्टोरी में। ऐसा देखा गया है कि अगर औरतें कोई बिजनेस शुरू भी करना चाहती हैं तो उन्हें पर्याप्त सपोर्ट या फाइनेंस की सुविधा नहीं मिल पाती। भारत में महिलाओं के सामने इसे लेकर क्या चैलेंजेस है, इसकी बात हम करेंगे आगे, लेकिन शुरुआत जापान से करते हैं। टेक्नोलॉजी और औद्योगिक विकास में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है जापान, लेकिन यहाँ भी वुमेन सीईओज की संख्या 15% से भी कम है। स्टार्टअप्स में भी पुरुषों का बोलबाला है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो तमाम संघर्ष झेलकर भी अपने सपनों को पूरा करने में जुटी हुई हैं। ऐसी ही एक महिला की कहानी जिसने शुरू किया है एक अनोखा स्टार्टअप। क्योटो जापान की प्राचीन राजधानी है, जहां सदियों पुराने धार्मिक स्थल और मंदिर हैं। यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल गियोन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जो अब डिजिटल हो रहा है। ये हैं माची ताकाहाशी, जिन्होंने साल 2016 में डिजिटल मैप बिजनेस की शुरुआत की। ये आपको बता देगा कि झांकियाँ कहाँ कहाँ हैं। इस गली में बहुत भीड़ हो जाती होगी। ये झांकियों को भीड़ से बचाता है और हमारे लिए झांकियों को ढूंढना काफी आसान कर देता है। और यहीं से माची को ये बिजनेस आइडिया आया, जो है क्योटो का मूवी थीम पार्क। तो ये काम कैसे करता है? मैप के लिए कौन पैसे देता है? हम यूजर से पैसे नहीं लेते, कारोबारियों से लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल एजेंसी और थीम पार्क से पैसे लेते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही ऐसे मैप्स हैं। पर वो चाहते हैं कि हम इन्हें और इंटरेक्टिव बनाएं और साथ ही साथ जानकारियों को अप टू डेट रखें। कियोमिज़ु टेम्पल हमेशा की तरह एक पर्यटन स्थल रहा है, पर आज यहाँ कुछ ज्यादा भीड़ है ना? 3 सालों में पहली बार यहाँ इतनी भीड़ हुई है। आप एक महिला उद्योगपति हैं और जापान में मैंने देखा है कि स्टार्टअप्स में अभी भी पुरुषों का दबदबा है। क्या आपको भी पैसे जुटाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जब मैंने साल 2015 में शुरुआत की थी तो उस समय इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक फील्ड में ज़्यादा औरतें नहीं थी, तो मुझे इस क्षेत्र में आने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। उसके लिए मुझे चाहिए थी फंडिंग, जो मेरी काफ़ी मदद करती। इसके लिए मैंने जापान में किसी से मदद मांगने की बजाय कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में एक शख्स से मदद मांगी। काफी दिलचस्प है कि आपने सिलिकॉन वैली में किसी को संपर्क किया। आप दुनिया भर में ट्रैवल करती हैं, तो क्या आपको दुनिया भर के स्टार्टअप्स और जापानी स्टार्टअप्स में कोई फर्क दिखता है? हाँ बिल्कुल, जापान से बाहर तो कई सारी महिला लीडर्स इस क्षेत्र में हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस में दिखाई दे जाती हैं, और कई सरकारी लीडर्स भी महिलाएं हैं। पर जापान में खास तौर पर महिलाओं के लिए ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। अब थोड़ा बहुत मिलने लगा है। युवा उद्योगपतियों के लिए अगर कोई एक सलाह जो आप देना चाहें? मैं बस कहूँगी कि इसमें बस कूद जाइए। आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, वहां आप आसानी से लोगों को जान जाएंगे। उसके बाद नेटवर्किंग के जरिए आप अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक दुनिया भर में बड़ी कंपनियों में सबसे ऊंचे पदों पर सिर्फ 5% महिलाएं हैं और आयरलैंड में सबसे ज्यादा यानी कि 15% महिला सीईओ हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया भर के कुल बिजनेस में सिर्फ 33% की ओनरशिप महिलाओं के हाथों में है। इजराइल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश महिला उद्योगपतियों के लिए बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि वहां उनके लिए बेहतर माहौल है। कुछ दिनों पहले एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक ने कहा था कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। उन्होंने माना था कि खुद उनकी कंपनी एप्पल में भी यही स्थिति है। उन्होंने बीबीसी से कहा कि टेक कंपनियों सहित हर जगह और ज्यादा इंक्लूजन और डाइवर्सिटी की जरूरत है। और भारत में महिलाओं के लिए क्या हालात है? वर्कफोर्स में महिलाओं की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ी है या फिर कम हुई है? ये जानने के लिए हमने बात की एक बड़ी कंपनी में सीईओ सोनिका एरॉन से। आंकड़ों की बात करें तो 2010 से 2020 के बीच में महिलाओं का पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स 26% से 19% आ गया था, और कोविड में और भी कम आ गया था।
और कोविड के बाद अभी जब हम वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं और सब लोग सोच रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। जो मैनेजर्स आपके ऑफिस में हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि घर पे रह के जो महिलाएं हैं वो ज्यादा टाइम बच्चों को दे रही हैं या खाना बनाने में दे रही हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है या काम की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं, आप अभी भी उस बायस और स्टीरियोटाइप से लड़ रही हैं। जैसे जैसे महिलाएं पद में ऊपर जाती हैं, उसी के साथ साथ उनकी लाइफ भी इवॉल्व होती है। शादी होती है, बच्चे होते हैं, थोड़ी और बड़ी होती है तो माँ बाप बूढ़े होते हैं। और हमारी जो समाज में जो एक धारणा है, परिवार के ध्यान रखने की जिम्मेदारी अभी भी ऐसा माना जाता है कि महिलाओं की है। तो वो जो एक चैलेंज आता है महिलाओं की लाइफ में, परिवार की तरफ ध्यान दे कि करियर की तरफ दे, वो सिर्फ महिलाओं के दिमाग में नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशंस के दिमाग में भी होती है और वो एक स्टीरियोटाइप बन के उनके करियर के सामने एक बैरियर आ जाता है और वो ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाती। तो वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों है? महिलाओं को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? इसके जवाब में सोनिका ने कुछ ये कहा। मैंने कई बार ये देखा है कि महिलाएं क्या महसूस करती हैं एक कंपनी में, और जो लीडरशिप सोचती है उस कंपनी में, उसमें बहुत गैप होता है। महिलाओं को लगता है कि उनको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी, उतना कंफर्ट, उतना इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, और लीडरशिप सोचती है कि हमारे पास तो सारी पॉलिसीज हैं। तो वो जो गैप है, उसकी वजह से ये जो नंबर है वो टिक नहीं पाता, वो छोड़ देती हैं। जो लीडरशिप है, एचआर है, उनको आगे बढ़ के समझना चाहिए कि महिलाओं को किन किन चीजों की जरूरत है। कि अब जैसे ये पॉश है, पॉश इम्प्लीमेंटेशन है, क्या वाकई कंपनी में एक ऐसा माहौल है जहां पर हर एक को लगता है कि हम सेफ हैं, हम आराम से काम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मैटरनिटी लीव से आते हैं और हमारी जिम्मेदारियां कम कर दी जाती हैं हमसे बिना पूछे। कुछ ऑफिसेज वापस भी बुला रहे हैं एम्प्लॉयज को, लेकिन क्या उन लोगों ने क्रैश खोल लिया है? बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कंपनीज को समझने की आज जरूरत है, और इसको इंश्योर करें कि हर महिला को लगे कि हाँ, हमारा यहाँ पे सिर्फ एक नंबर का नहीं बल्कि हमारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म करियर है।